आइए आज से अपन बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के अंतर्गत मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि जब हम सजीवों का अध्ययन करें, उस शाखा को हम जीव विज्ञान कहते हैं। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन होता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को ही हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के अंतर्गत यानी कि जीव विज्ञान के अंतर्गत दो शाखाएं आती हैं। एक होती है जंतु विज्ञान और दूसरी होती है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जंतुओं के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं। इनमें इसी को हम जूलॉजी के नाम से जानते हैं, जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान को कहते हैं बॉटनी। ठीक, अब बात आती है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में। तो बायोलॉजी की सब जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। बायोलॉजी की जनक किसे कहते हैं? अरस्तु, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि जीवों के अंदर मतलब जीवों के बारे में जानकारी करने के लिए हमने एक किताब बनाई और उस किताब के अध्ययन को ही हमने कहा जीव विज्ञान। ध्यान देना, बायोलॉजी बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। यानी कि जिसमें हम सजीवों के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं कि सजीव कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ये सब हम बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी कि जीव विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। ठीक है, जीव विज्ञान के अंतर्गत दो शाखाएं बहुत महत्वपूर्ण देखी गई, जिसमें पहली है जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, और दूसरी देखी गई वह वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। जंतु विज्ञान के जनक को कहा गया अरस्तु, है ना, इसके जनक भी कौन है? अरस्तु। जबकि बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक को कहा गया थियोफ्रस्टस। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रस्टस। ठीक है, ठीक है, मैंने आपके लिए अभी तक ये बता दिया कि बायोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं, जिसमें पहली होती है जूलॉजी और दूसरी होती है बॉटनी। ठीक, जंतु विज्ञान के अंतर्गत यदि हम एंटर हों तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेल यानी कि कोशिका। जंतु विज्ञान में यदि हम एंटर हों तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। ठीक है, कोशिका विज्ञान को कहा जाता है साइटोलॉजी। ठीक, कोशिका विज्ञान को हम साइटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी के जनक हम रॉबर्ट हुक को कहते हैं, है ना, यानी कि फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन होंगे? हमारे रॉबर्ट हुक। यानी रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे पहले कोशिका की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने सन 1665 में कोशिका की खोज की थी। वो बात अलग है कि इन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज की, यानी कि देखें कि इन्होंने कभी किसी पार्टी में गए और इस पार्टी में इन्होंने देखी बोतल इस प्रकार से, और इस बोतल के जो मुहाना था मुंह पर, उसमें लगा था कॉर्क, इसे कहा जाता है कॉर्क। ठीक है ना, तो ये कहीं किसी पार्टी में गए होंगे रॉबर्ट को सन 1665 में। पार्टी में जाने पर इन्होंने देखा होगा कि ये बोतल है, बोतल में एक ढक्कन है, और इस ढक्कन के अंदर इन्होंने छीलन लिया हाथ में रखा, और उस छीलन को एक कांच की स्लाइड में रखा होगा इस प्रकार से, इस स्लाइड में रखा, और इसे देखा माइक्रोस्कोप के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। तो इन्होंने देखा कि एक मतलब कि उस झीलन की एक संरचना दिखाई दी जो कि झिल्ली में बंद थी। किसमें बंद थी? झिल्ली में, मेम्ब्रेन में। तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा यार ये झिल्ली जैसी कोई संरचना है, इसमें इसे मतलब क्या कहूंगा, तो इन्होंने ऐसा करके देखा और इसे एक जीवन की इकाई प्राप्त हुई। इसे क्या प्राप्त हुई? जीवन की इकाई, यानी कि ये पूरा ढक्कन इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना था। ये पूरा ढक्कन यानी कि कॉर्क ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना था, यानी कि इसको इसकी संरचनात्मक इकाई कहा, संरचनात्मक इकाई। तो कोशिका को हमने किसी भी, ये पौधे का, किसका? पौधे का। तो पौधे का यानी कि कोई सजीव, तो किसी भी सजीव की संरचनात्मक इकाई कौन होती है? कोशिका। किसी भी सजीव की संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? कोशिका। तो सुनो तो सही, इसकी संरचना इसने बनाई, यानी कि जो आकार इसने देखा वो एक संरचना, और संरचना किसने बनाई? कोशिका ने। तो ये संरचनात्मक इकाई बनाई। पेड़ पौधों में कोशिका के माध्यम से ही खाना जाता है, और कोशिका ही सब काम करती है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं नहीं खड़ा, मैं कोशिकाओं के माध्यम से खड़ा हूँ। मैं किसके माध्यम से खड़ा हूँ? कोशिकाओं के माध्यम से। मैं ये उंगलियां हिला रहा हूँ, तो उंगलियों के रूप में कहीं ना कहीं कोशिकाएं हिल रही है। क्या हिल रही है? कोशिकाएं। तो कहीं ना कहीं कार्य करने की क्षमता है, वो भी हमारी कौन करती है? कोशिका। तो इसी क्षमता को कहते हैं क्रियात्मक। क्या कहते हैं? क्रियात्मक। और सुनो, मैंने आपको बताया कि कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है।
अभी तक मैंने आपको ये बता दिया कि कोशिका को किसी भी सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इससे आधारित मैं आपसे कह सकता हूं, यानी कि सजीव का जो शरीर है, यानी कि किसी भी सजीव का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। कोशिका खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका में पाया जाता है केंद्रक। क्या पाया जाता है? केंद्रक। और केंद्रक की खोज की थी हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। कोशिका खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन को हम देखें तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, इसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इस पुस्तक के अंतर्गत, ये क्या है? पुस्तक, ठीक है। तो माइक्रोग्राफिया में इस किताब के अंतर्गत इन्होंने जानकारी दी थी इस केंद्र के बारे में। और केंद्र किसके अंदर था? कोशिका के अंदर। तो कोशिका के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी हमें किस किताब में देखने को मिलेगी? माइक्रोग्राफिया में। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन ने ही कोशिका के केंद्र की खोज की थी। ठीक, इसके बाद देखें तो कोशिका की, मृत कोशिका की जिसने खोज की थी वो थे कौन? हमारे रॉबर्ट। लेकिन एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने सजीव कोशिका की खोज की थी। सजीव कोशिका की खोज, उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। यानी सजीव कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। इन्होंने सजीव कोशिका की खोज की थी सन 1674 में। सन 1674 में, यानी कि 1665 में। 1665 में खोज हुई थी किसकी? मृत कोशिका की। कौन सी कोशिका की? मृत कोशिका के। वो ढक्कन कॉर्क में से निकाला था, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया था। और उससे करीबन 9 वर्षों बाद 1674 में सजीव कोशिका की खोज हुई एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ के द्वारा। सजीव कोशिका की खोज करने की वजह से ही एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ को, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म लिखूं, फादर ऑफ, की वजह से इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा गया। इन्होंने सजीव कोशिका की खोज की थी, इसी कारण से इन्हें एक स्थान दिया गया। और स्थान क्या दिया? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्वेश्चन बनेगा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन थे? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। ऑप्शन में लीवेनहॉफ भी आता है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लीवेनहॉफ और एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ, पूरा नाम आधा नाम कहीं ना कहीं सेम होता है। इस नाम का और कोई साइंटिस्ट देखने को नहीं मिला। ठीक, तो सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। कोशिका केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इस पुस्तक में क्या बताया गया? कोशिका के केंद्र के बारे में जानकारी मिली और कोशिका के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देखने को मिली। ठीक, इसके बाद मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बताता हूं, जैसे कि हमारी अभी तक की खोज में सबसे बड़ी कोशिका, यानी कि बिगेस्ट सेल ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो बड़ी कोशिका देखने को मिली वो थी शुतुरमुर्ग के अंडे में। शुतुरमुर्ग के अंडे में, ठीक है ना। शुतुरमुर्ग में ये कोशिका देखने को नहीं मिली। ये कहां मिली? शुतुरमुर्ग के अंडे में। यानी सबसे बड़ी कोशिका कहां देखने को मिली? शुतुरमुर्ग के अंडे में, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका कहां देखने को मिली? वो थी छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका देखने को मिली वो थी साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया, ठीक। एवं सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, बड़ी कोशिका और लंबी कोशिका में अंतर होता है, मैं बताता हूं। सबसे लंबी कोशिका देखने को मिली हमारे मस्तिष्क में, तंत्रिका कोशिका नाम से है, तंत्रिका कोशिका, ठीक। सबसे बड़ी और लंबी में यह अंतर होता है कि ये बड़ी कोशिका है और ये लंबी कोशिका है, ठीक है। तो बड़ी और लंबी में अंतर होता है। सड़क लंबी होती है, सड़क लंबी होती है, खेत बड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी और लंबी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये तो बात होती है कि अभी तक देखने पर जो सबसे बड़ी, लंबी, सबसे छोटी कोशिका देखने को मिली। हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो हमारे शरीर में बड़ी कोशिका कौन सी है? वो है अंडाणु, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? जिसे कहा जाता है ओवम, ठीक है। एवं सबसे छोटी कोशिका देखने को मिली वो है, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। शुक्राणु देखने को कहा जाता है स्पर्म, ठीक। ये मैंने आपके लिए थोड़ी कोशिका के से संबंधित जानकारी दी, ठीक। अब हम पढ़ाई करते हैं कोशिका के बारे में, यानी कि कोशिका में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सब के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, कोशिका एक झिल्ली से ढकी हुई होती है ना। इस झिल्ली को कहते हैं कोशिका झिल्ली। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक।
कोशिका झिल्ली कई अवयवों की मिलकर बनी होती है। ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि कोशिका की झिल्ली के बारे में जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अभी आप ये समझो कि कोशिका की सबसे बाहर की संरचना होती है, वो होती है कोशिका झिल्ली। ये जंतु कोशिका में पाई जाती है और पादप कोशिका में भी पाई जाती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली से सबसे अंदर एक अवयव पाया जाता है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको देखने में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इस प्रकार से इसमें दांते होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये संरचना पाई जाती है, ठीक। ये क्या करता है, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ये है ना खून से निकले हुए ऑक्सीजन को, खून में उपस्थित ऑक्सीजन को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। ये खून से क्या निकालता है, ऊर्जा, और ऊर्जा को निकालता है ये एटीपी के रूप में। यानी कि हमारे रक्त में जो ऑक्सीजन प्रवाहित होता है, उस ऑक्सीजन में से ऊर्जा निकालने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे रक्त में से ऑक्सीजन लेता है, इसीलिए इसे कहते हैं ऑक्सी अंग। इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सी अंग। ऑक्सी अंग का क्या काम होता है, ये ऑक्सीजन के माध्यम से ऊर्जा बनाता है। ऑक्सीजन के माध्यम से क्या बनाता है, ऊर्जा, और ऊर्जा को किस रूप में बनाएगा, एटीपी के रूप में। क्वेश्चन आएगा कि हमारे कोशिका में ऐसा कौन सा अंग है जो ऑक्सीजन को ऊर्जा के रूप में परिवर्तन करता है, ऑक्सीजन को ऊर्जा के रूप में परिवर्तन करता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसी कारण ऊर्जा का गृह कहा जाता है, यानी कि पावर प्लांट ना, हाउस ऑफ पावर यानी ऊर्जा का गृह। ऊर्जा का गृह को किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ी और जानकारी मैं आपको दूं तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टमैन ने, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, अल्टमैन ने, ठीक। इसके बाद मैं आपके लिए बताता हूं, जैसे मान लो मेरा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, कंकाल से, है ना। यानी कि मेरे शरीर में यदि कंकाल हटा दिया जाए तो मेरा शरीर एक रेत की ढेर की जैसा हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पर खड़ा नहीं रहूंगा, मैं ना नीचे गिर जाऊंगा। इसी प्रकार कोशिका का भी एक कंकाल होता है, वो ठीक इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इस कंकाल को मैं ऐसा बताता हूँ, कोशिका का भी कंकाल होता है, वो इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कोशिका को एक संरचना देना, कोशिका को एक संरचना देना। यदि मेरे अंदर से कंकाल हट जाएगा तो मेरी संरचना एकदम परिवर्तनशील हो जाएगी, यानी मेरी संरचना बदलने लायक हो जाएगी। लेकिन अभी मेरी जो संरचना है वैसी रहती है। इसी प्रकार संरचना को बनाए रखने का सबसे बड़ा काम होता है इसका, इसे कहते हैं अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, इसे कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में कहते हैं इसे अंतः प्रद्रवयी जालिका। हिंदी में से क्या कहते हैं, अंतः प्रद्रवयी जालिका। ये हमारे शरीर में दो प्रकार से देखने को मिलेगी। अब ध्यान देना, ये थोड़े थोड़े इसके बीच में होते हैं दाने, इसके बीच में क्या होते हैं, दाने, ठीक। इसके बारे में जानकारी दूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी कोशिका में दो प्रकार से देखने को मिलेगी। एक तो मिलेगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक मिलेगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो किसी बिंदु से किसी बिंदु तक की ऐसी संरचना होती है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये बीच में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना ये एकदम स्मूथ होती है, यानी कि चिकनी, क्या होती है, चिकनी। तो इसी का काम है कार्बोहाइड्रेट को बनाना, कार्बोहाइड्रेट को बनाना, ठीक है, और वसा का निर्माण करना। यानी कि हमारे शरीर में हमारे शरीर की कौन सी मतलब हमारे शरीर में कोशिका कार्बोहाइड्रेट और निर्माण को किस अंग के द्वारा बनाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतः प्रद्रवयी जालिका के द्वारा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब होता है कठोर, यानी खुरदुरा। क्या, खुरदुरा। खुरदुरा के अंदर जो ये तंतु पाए जाते हैं इन्हीं को कहा जाता है राइबोसोम। इन्हीं को क्या कहा जाता है, राइबोसोम, ठीक। राइबोसोम इसी खुरदुरे स्थान में पाया जाता है, ठीक है ना। और इसका काम है प्रोटीन को बनाना। इसका काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना, यानी कि हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार का प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन कितने प्रकार का बनाता है, दो प्रकार का। एक प्रकार का बनाता है 70S और एक प्रकार होता है 80S। 70S प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है एक कोशिकीय जीवों में, है ना। मैं आपसे पूछूं कि किसी भी एक कोशिकीय जीव में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाएगा, तो आप कहोगे 70S कोशिका में, ठीक है। 70S कोशिका में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मतलब कि 70S प्रोटीन किस कोशिका में पाया जाता है, वो होता है एक कोशिकीय जीव में। और उसके बाद 80S प्रोटीन पाया जाता है बहुकोशिकीय जीवों में, ठीक। ये दो प्रोटीन हमारा राइबोसोम बनाता है, ठीक है। इसमें जो S है इसकी जानकारी क्या है, 70S प्रोटीन 80S में S का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इसमें जो S है इसका फुल फॉर्म होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट।
सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, ठीक है ना। इसमें इसका अर्थ यह है कि किस प्रकार का प्रोटीन आपके शरीर में पाया गया है उसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास प्रोटीन की अधिकता हो गई प्रोटीन बनाने का, तो प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है गोल्जी बॉडी। प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी की खोज, इसकी खोज कैल्मिनो बॉडी ने की थी, कैल्मिनो गोल्जी ने की थी, यानी गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैल्मिनो गोल्जी ने। कैल्मिनो गोल्जी के द्वारा ही गोल्जी बॉडी की खोज की गई थी। ये क्या करता है? ये हमारी कोशिका के अंदर पाए गए प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। यानी हमारे शरीर में राइबोसोम के द्वारा हमने प्रोटीन तो बना दिया, लेकिन इस प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है? हमारी गोल्जी बॉडी। कौन करता है? गोल्जी बॉडी। इसी कारण कोशिका का परिवहन यानी कि गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? परिवहन करना। परिवहन का मतलब यातायात का काम, यातायात है ना। परिवहन का मतलब यातायात का काम, एक जगह से दूसरी जगह प्रोटीन को ले जाना। इसके बाद हमारे शरीर में एक और अंग होता है जिसे कहते हैं साइटोसोम, जिसे कहा जाता है सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम क्या करता है? ठीक है। सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका का विभाजन करना। सेंट्रोसोम का क्या काम होता है? कोशिका का विभाजन करना। कोशिका विभाजन किस हिसाब से किया जाता है? सुनो, विभाजन, ठीक है। कोशिका विभाजन हमारे शरीर की कोशिकाओं में कौन सा अंग करता है? सेंट्रोसोम, यानी कि सेंट्रोसोम के द्वारा कोशिका का विभाजन किया जाता है, ठीक। सेंट्रोसोम के बाद हमारे शरीर के एक और बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है जिसे कहते हैं हम केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। इंग्लिश में इसी को कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस, हिंदी में कहते हैं केंद्रक। केंद्रक इन सभी अंगों को कंट्रोल में रखता है, यानी कि पूरे इन कोशिका के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं उन्हें कंट्रोल करने का, यानी कि उन पर काबू पाने का काम कौन करता है? केंद्रक। केंद्रक को ही इस कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल कौन करता है? हमारा मस्तिष्क। उसी प्रकार से कोशिका को कंट्रोल करने का काम किसका? केंद्रक का, ठीक है। इसीलिए कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? केंद्रक को। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? केंद्रक को। यानी कि सोच के देखो, ये मेरा हाथ है, मानो, ठीक है। मान के देखना कि ये मेरा हाथ है और हाथ में मुझे यहाँ पर चोट लग गई, यहाँ पर मुझे क्या लग गई? चोट, ठीक है ना। चोट लगने पर मेरे यहाँ की कोशिकाएं मर चुकी होंगी, यहाँ की कोशिकाएं मर चुकी होंगी। तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा, ये जो भी इसे सही करेगा, रिकवरी करेगा, वो करेगी कोशिका। कोशिका में सबसे पहले यहाँ की कोशिका मरने का आदेश जाएगा किसके पास? केंद्र के पास। यानी केंद्र देखेगा कि यार उसके हाथ में ये वाला हाथ है, यहाँ के हाथ में क्या लग गई? चोट लग गई, और चोट में बाकी कोशिकाएं लग गई। तो इसके बारे में जानकारी सबसे पहले कोशिका के केंद्र में पहुंचेगी। यानी कि हमारे जब चोट लगती है तो हमारे माइंड में संदेश जाता है, उसी से पता चलता है कि हमें दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये जाने पर अब ये ऑर्डर देगा किसे? ये देगा राइबोसोम को ऑर्डर। ये राइबोसोम से कहेगा कि यार वहाँ पे प्रोटीन की कमी हो गई, वहाँ पे चोट लग गई, कोशिकाओं की जरूरत है। तो ये कहेगा प्रोटीन जल्दी जल्दी बना, जल्दी जल्दी प्रोटीन बना। तो राइबोसोम काम में लग जाएगा, राइबोसोम काम करने लगेगा और काम करके क्या बनाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन बना बना के रख लेगा। उस प्रोटीन को रखने के बाद फिर कोशिका विभाजन की स्थिति आ जाएगी। यानी प्रोटीन तो रख लिया, प्रोटीन रख के वो फूल जाएगी, फूलने के बाद सूजन टाइप हो जाएगी। तो फिर कहीं ना कहीं देखेंगे कि अब कोशिका विभाजन के बाद हम देखेंगे क्या कि अब इस प्रोटीन से नई कोशिका बनानी है। प्रोटीन से क्या बनानी? नई कोशिका। तो उस प्रोटीन को ज्यादा रख लिया और उससे छोटे छोटे कवर अप करेंगे। उस कवर अप करने का काम रहेगा सेंट्रोसोम को। केंद्रक ने अभी ऑर्डर दिया था राइबोसोम को, अब वो ऑर्डर देगा सेंट्रोसोम को, और सेंट्रोसोम से कहेगा कि जल्दी जल्दी कोशिका विभाजन करने लग जाओ। क्या करने लग जाओ? कोशिका विभाजन। तो सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करने लगेगा। ये करता है समसूत्री विभाजन, यानी कि जब भी हमारे शरीर में कहीं पर चोट लग जाए तो वहां पर होता है समसूत्री विभाजन। इसके बारे में मैं आपको जानकारी और दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान दो कि यहाँ पर मान लो मेरी 3000 कोशिकाएं मरी। कितनी मरी? 3000 कोशिका। तो समसूत्री यानी कि कोशिका विभाजन के द्वारा ही हम 3000 कोशिकाएं बनाएंगे, इससे ज्यादा भी नहीं बनाएंगे ना इससे कम। यानी कि इसका लिमिटेशन होती है, जितनी जरूरत है उतनी बनाई जाए, ठीक है। तो कोशिका विभाजन के द्वारा हम यहाँ पर कोशिका बनाएंगे और कोशिका विभाजन करके इसे रिकवरी कर देंगे और हमारा गाँव भर जाएगा, फिर हम जैसे के वैसे हो जाएंगे, ठीक। अब इसी को देखते हुए अब हमारे शरीर में एक और बहुत महत्वपूर्ण अंग है शरीर में, उसे कहते हैं हम रसधानी। उसे हम क्या कहते हैं? रसधानी। इसी को इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूलस, ठीक है ना। वैक्यूलस को हिंदी में कहते हैं रसधानी। ये क्या काम करती है? हमारे शरीर में जब पानी की कमी होती है, तो पानी कमी हमें तो नहीं हुई, ये हमारी कोशिका को हुई। तो कोशिका में भी कौन से अंग को हुई? क्या गोल्जी बॉडी को हुई, क्या माइटोकॉन्ड्रिया को हुई, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हुई, क्या राइबोसोम को हुई? तो इन सबको पानी की कमी नहीं होती, पानी की कमी होती है रसधानी को, यानी कि वैक्यूलस को। यानी कि पानी स्टोर करने का जो काम है वो करता है कौन? रसधानी। रसधानी का क्या काम है? पानी को
स्टोर करके रखना, पानी को स्टोर करके रखना, ठीक है ना। पानी को स्टोर करके कौन रखता है? रसधानी, यानी कि वैक्यूलस। कौन करता है? वैक्यूलस। वैक्यूलस का क्या काम है? पानी को स्टोर करके रखना, ठीक है। हमारे शरीर में जब 1% पानी की कमी होती है, जब 1% पानी की कमी होती है तो हमें प्यास लगने लग जाती है। हमें क्या लगने लग जाती है? प्यास लगने लग जाती है। और जैसे ही ये 1% से 10% हुई तो वहां पर सजीव की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही पानी की कमी 1% से 10% तक पहुंची, वहां पर सजीव व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी कि सोच के देखो, वैक्यूलस का भी अपना एक महत्वपूर्ण काम है ना, इसकी भी एक इंपॉर्टेंस है। इसके बाद एक और हमारे शरीर में महत्वपूर्ण अंग पाया जाता है जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम। जिसे हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम का भी एक अपना काम है। ये क्या हमारे शरीर के अंदर अम्लता को बढ़ाता है, अम्लीयता को, है ना। हमारे शरीर के अंदर किसको बढ़ावा देता है? अम्लीयता को। अम्लीयता बढ़ाने का काम क्या होगा? तो ध्यान देना, जब हम बहुत से पौष्टिक पदार्थ खाते हैं, भोजन खाते हैं या किसी भी अन्य प्रकार के भोज्य पदार्थों का ग्रहण करते हैं, तब उनमें कई ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो उन बैक्टीरियाओं को नष्ट करने के लिए हमारी कोशिका ने एक अंग का निर्माण किया जिसे कहते हैं हम लाइसोसोम। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। ये हानिकारक अम्ल को रखता है। ये क्या रखता है? हानिकारक अम्ल को। अम्ल का काम क्या होता है? कीटाणु यदि हमारे रस नलिका से, इस नलिका से अंदर आए तो उस कीटाणु को छुपते छुपते जाते हैं, छुपते छुपते, और उसे यदि लाइसोसोम ने देख लिया, अरे कहाँ जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उसमें से अपनी थैली में से एसिड निकालता है, उस पर चढ़ देता है, तो वो बैक्टीरिया वहीं पे मर जाता है। तो बैक्टीरिया को मारने का काम किसका है? लाइसोसोम को। हानिकारक पदार्थों को मारने का काम किसका है? लाइसोसोम को। हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम किसका है? लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम न होता तो आज हम ये पहचान ही नहीं पाते कि कौन हमारे लिए लाभदायक है और कौन हानिकारक। यानी कि लाइसोसोम भी हमारी कोशिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग देखने को अंग है, ठीक है ना। यानी हमारी कोशिका का सबसे मतलब हमारी कोशिका का बहुत महत्वपूर्ण अंग एक लाइसोसोम भी है। लाइसोसोम का एक खासियत है, ये से गुस्सा बहुत आता है। जैसे गुस्सा किस हिसाब से आता है? जैसे मान लो हमारी इस कोशिका में लाइसोसोम की बात माइटोकॉन्ड्रिया ने नहीं मानी। जैसे लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया से कह रहा है थोड़ा उधर खिसक जा, माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है मैंने खिसकूंगा, ये कह रहा है थोड़ा खिसक जा यार, ये कह रहा है नहीं खिसकूंगा, नहीं खिसकेगा, ले तो ये ऐसे डाल देगा इस पे, तो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया मर जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया मर गई, ऊर्जा कहां से मिलेगी? यानी कि हमारी ऊर्जा की कमी में हमारी कोशिका मर जाएगी। यानी कि लाइसोसोम चाहे तो खुद फटकर पूरी कोशिका को मार सकता है। यानी कि लाइसोसोम यदि ठान ले कि मुझे कोशिका मारनी है तो ये कोशिका को मार भी सकता है। तो यानी कि आपको समझ आ गया कि लाइसोसोम को कोशिका में को यानी कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। यानी कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। अब मान लो हमारे शरीर में जैसे कि अभी स्थिति हुई थी कोरोना की। कोरोना ने काफी हमारा समय बर्बाद किया। कैसे कि आप कोरोना की वजह से कई स्टूडेंटों की पढ़ाई मारी गई, कई लोगों को सीखने का मौका नहीं मिल पाया, कुछ लोग सीखने की जिज्ञासु थे लेकिन कोरोना की वजह से वो सीख नहीं पाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि कोरोना ने हमारी कोशिका को कैसे बर्बाद किया था और हमारे शरीर पर कैसे प्रभावित हुआ था। तो देखना, ये हमारी कोशिका कोरोना वायरस था। ये हमारा क्या था? कोरोना वायरस, ठीक है। तो कोरोना वायरस सबसे पहले एंटर हुआ हमारे शरीर में, शरीर की एक कोशिका में। कोशिका में ये एंटर होता है ना, तो ये कोशिका के किसी भी अंग से बात नहीं करता, ये डायरेक्ट जाता है किसमें? न्यूक्लियस के पास। और न्यूक्लियस का एक काम होता है, न्यूक्लियस का काम है ये पूरी कोशिका को कंट्रोल करके रखता है। यानी कि कोशिका का बॉस हम कैसे कहेंगे? न्यूक्लियस को। कोशिका का बॉस हम कैसे कहेंगे? केंद्र को या न्यूक्लियस को। तो ये कोरोना कहीं ना कहीं केंद्र पे जाएगा। केंद्र पे जाने के बाद उस केंद्र से कहेगा कि भाई मेरे अपन दोनों भाई हैं। ये क्या कहेगा? अपन दोनों भाई हैं, अब तो टेंशन मत ले, पूरी कोशिका को कंट्रोल मैं करूंगा। कभी कभी बॉस परेशान हो जाता है अपने कर्मचारियों से, तो उस कर्मचारियों को थकान हटाने के लिए ये न्यूक्लियस किससे परेशान हो जाता है? इनसे कब तक ऑर्डर देंगे, ये करो वो करो, ये करो वो करो, वहां पे छोड़ लगे ये करो। तो कहीं ना कहीं ये है ना, जैसे है ना बहकावे में आराम लेने के लिए भाई मान लेता है। तो कोरोना इसका भाई के रूप में काम करने लग जाएगा और एंटर हो जाता है कोशिका के अंदर। अब ये क्या कहेगा? सेंट्रोसोम के पास जाएगा और सेंट्रोसोम से कहेगा, क्या कहेगा? कोरोना है सेंट्रोसोम के पास, और सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन, यानी कि फोटोकॉपी करने की मशीन है। एक कोशिका रखी, फोटोकॉपी लगाई, निकाली, दूसरी कोशिका बन गई, फोटोकॉपी की, तीसरी कोशिका बन गई। एक कोशिका से दो कोशिका बनाता है, ऐसे कोशिका विभाजन करता है ना कौन? सेंट्रोसोम। मान लो कोशिका को हटाया, फोटोकॉपी की मशीन में से कोशिका को निकाला और रख दिया कोरोना। यानी कि इसने इसे पागल बनाया। इसने कहा कि तू अभी तक कोशिका बना रहा था, कोशिका मत बना, अब तू मेरी फोटोकॉपी कर। किसकी? मेरी फोटोकॉपी कर। तो ये पूछेगा क्यों करूं भाई तेरी? अरे केंद्र से पूछ ले, अब केंद्र को मैं भाई हूँ, केंद्र को मैं भाई हूँ। जैसा केंद्र कहता था उसकी बात तुम मानते थे, मेरी बात भी मानो, क्योंकि भाई की भाई, जैसे बॉस का भाई बॉस ही होगा ना, बॉस का भाई कौन होगा? बॉस। तो हमें उसकी भी बात मानना पड़ेगी और उसके भाई की भी बात मानना पड़ेगी। इसी प्रकार हमें अब कोरोना की बात भी मानना पड़ेगी। किसे? सेंट्रोसोम को। तो ये कहेगा ठीक है अभ्यास करके देता हूँ। तो ये है ना, एक कोरोना से दो कोरोना, दो से चार, ऐसे करके कोरोना बढ़ा देता है। ऐसे ही प्रकार से हमारे शरीर के अंदर एंटर एक कोरोना होता है और धीरे 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 चलकर हमारी बॉडी हो जाती है कोरोना पॉजिटिव। इसी प्रकार से हमारे शरीर में कोरोना फैलता है, ठीक है ना।
कोरोना फैलने के बाद अब आपने देखा होगा कि कोरोना से बचाव के लिए हमारे मोदी सरकार ने क्या किया, वैक्सीन की मुफ्त सुविधा करवाई। तो वैक्सीन किस हिसाब से काम करती है इसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो देखना, अभी कोरोना को मैंने एंटर किया था जो कि एक रियल कोरोना था, ठीक है ना, रियल कोरोना वायरस था, और कैथरेट से दोस्ती करके उसने सेंट्रोसोम को भ्रमित यानी पागल करके पूरा को बना दिया था, कोरोना वायरस बना दिया था उसके शरीर, अपने शरीर में, है ना, अपनी कोशिकाओं में कोरोना वायरस हुआ थे। अब हम वैक्सीन का यूज देखते हैं, ठीक है। वैक्सीन का यूज किस हिसाब से किया जाता है कि वैक्सीन के माध्यम से इस कोरोना वायरस को लिया जाएगा, एक कोरोना वायरस को लिया और इसको कमजोर बनाया जाएगा, यानी कि अभी इसमें पावर है 100%, यानी इसकी बैटरी पूरी फुल चार्ज है, बैटरी फुल से इसे कटेंगे लगभग 20%, है ना, यानी कि इसकी 80% की एनर्जी को हमने करके नष्ट, है ना, और ये 20% में कोरोना कैसे दिखाई देगा, ऐसा कैसे दिखाई देगा, ऐसा। तो कोरोना कहीं ना कहीं कमजोर होगा। इस कमजोर कोरोना को टीके के माध्यम से आपके बॉडी में एंटर करवाया जाएगा। ये जाएगा सबसे पहले किसके पास, केंद्र के पास। सेम स्थिति कोई होगी, जैसा बड़ा कोरोना आया था वैसे छोटा कोरोना आया था, पर वो कहेगा केंद्र से सुन भाई अब तुझे काम करने की जरूरत नहीं, अब काम मैं करूंगा, अब काम मैं करूंगा। तो ये कहेगा केंद्र से, ये कह दिया, केंद्र बोलेगा इससे तेरी हालत देख ले, इतना छोटा सा तू है, इतनी बड़ी कुर्सी का संभालेगा, तो कहीं ना कहीं ये इसकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि इसे पता चल गया ये ऐसे छोटे बच्चे बॉस होता है, बॉस के आगे छोटा सा बच्चा आके कहने लगे कि मैं पूरी कंपनी चलाऊंगा, अरे बताओ ऐसे चलवाएंगे अपन से कंपनी, अपन नहीं चलवाएंगे। इसलिए ये केंद्र पीछे धुक्कार के भगा देगा और इसे कहेगा तू पूरी कोशिका को नहीं संभाल पाएगा, कितने रट्टे होते हैं, कितने काम होते हैं, कोशिका का विभाजन करवाना होता है, प्रोटीन बनवाना होता है, इधर से उधर भेजना होता है ना, ऊर्जा बनवानी होती है। तो इसीलिए इसने इसे काम करने से मना कर दिया। अब जाके ये सेंट्रोसोम के पास ये काम है, पूरी कोशिका का विभाजन कौन करता है, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम के पास जाके ये कहेगा कि तू है ना मेरी फोटो कॉपी कर, तो ये पूछेगा क्यों करूं भाई, क्या मैं केंद्र का दोस्त हूं, अच्छा ये कौन लगा केंद्र के पास, केंद्र ये तेरा दोस्त आया तो उसने कहा अरे ऐसा कोई दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है, अपना दोस्त नहीं है, तो ये ऐसे दुश्मन समझ लेगा और यही को मार देगा, है ना, मार देगा या इस तरह से भगा देगा। यानी कोरोना कहेगा सारा इज्जत ही नहीं है, इज्जत नहीं है, तो ये भटकता रहेगा। और अब इसने भी इसका चेहरा देख लिया और पूरी कोशिका में ये भटकता रहेगा ना, तो सब इसका चेहरा देख लेंगे और कोई भी अंग इसका काम करने को तैयार नहीं रहेगा। तो हमारी कोशिका को और से हमारे शरीर को पता चल गया कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा कौन है, दुश्मन। तो अब ये ना इनमें से कोई भी अंग इसकी बात नहीं मानेगा। यानी कि अब यदि बड़ा कोरोना भी आ गया तो हमारी कोशिका का केंद्र पहचान जाएगा कि इसका छोटा बच्चा अंदर एंटर हो चुका है, अब ये बड़ा आया, छोटा दुश्मन था, बड़ा भी क्या होगा, दुश्मन। इसलिए ये बड़ा कोरोना आने के बाद भी ये भी हमारे शरीर में कुछ नहीं कर पाएगा। इससे पहले हमारे शरीर को एक पहचान करवाना रहती है कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ठीक है ना। इसे कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा। ये पहचान किसके द्वारा होती है, प्रतिरक्षा तंत्र, जो हमारे शरीर में कोशिका की रक्षा करता है, ठीक है। इसके बाद एक और अंग होता है अंतर, इस प्रकार का द्रव, इस प्रकार का द्रव होता है। ये द्रव क्या काम करता है, इसी को कहते हैं जीव द्रव। इसे क्या कहा जाता है, जीव द्रव। जीव द्रव क्यों कहा, क्योंकि इसमें लगभग 80% तो पाया जाता है जल, 80% क्या पाया जाता है, जल। और आपको ध्यान होगा कि जल है तो कल है, यानी कि सजीवों में यदि जल नहीं रहेगा तो मृत्यु को प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि जीवित रहने के लिए जिस द्रव की आवश्यकता पड़ती है, जीवित रहने के लिए जिस द्रव की आवश्यकता पड़ती है उसी को कहते हैं जीव द्रव। जीव द्रव कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है और इन सभी अंगों के में पाया जाता है। यानी कि ये सभी अंग किसके में पाए जाते हैं, जीव द्रव में। जीव द्रव की खोज की थी पुरकिंचेन ने, किसने, पुरकिंचेन ने, ठीक है। और हेक्सलेन ने इसे भौतिक आधार माना था, इसे जीवन का भौतिक आधार मान लिया था, भौतिक आधार। यानी कि जीव द्रव को हेक्सलेन ने इसे जीवन का भौतिक आधार मान दिया था। कौन सा आधार मान दिया था, भौतिक आधार, ठीक है ना। अब केंद्र के अंदर भी केंद्रक द्रव पाया जाता है ना, इसे कहते हैं न्यूक्लिक लिक्विड, यानी कि केंद्रक द्रव, ये मैंने आपको कुछ कोशिका से रिलेटेड कुछ जानकारी दी है ना। आपको इसके बारे में एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको इस चैप्टर से संबंधित जो भी नोट्स चाहिए तो मैं आपके लिए एक नंबर लिख देता हूँ, 15 75 87 55। इस नंबर पर डायल करके आप मतलब ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके मुझसे इस चैप्टर की PDF भी ले सकते हैं।